डीएस नॉलेज यूट्यूब चैनल में आपका पुनः स्वागत है। आज हम जानेंगे मानव नर जनन तंत्र, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो कि बोर्ड क्लास 10, 12 और नीट की एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेल रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है, इसमें पेयर टेस्टिस, एसेसरी डक्ट्स, एसेसरी ग्लैंड्स और एक्सटर्नल जेंटिलिया, जिसे कहते हैं पेनिस, इसके बारे में हम विस्तृत से जानेंगे। जिसमें एसेसरी डक्ट्स के अंदर रेट टेस्टिस, वासा एफरेंसिया, एपिडिडिमिस, वास डिफरेंस, प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल, काउपर, वल्वो यूरेथ्रल ग्लैंड आदि के बारे में हम विस्तार पूर्वक से पूरी संरचना सहित जानेंगे। आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जिससे कि आपका एक टॉपिक पूरा क्लियर हो जाए। इससे पहले कि आप हमारे वीडियो में खो जाएं, आप प्लीज सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, जिससे कि हमें भी आपका सहयोग मिलता रहे। आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं, मानव नर जनन तंत्र। उससे पहले देखते हैं कि आखिर प्रजनन तंत्र होता क्या है। तो कोई भी जीव है, जितने भी सजीव है, वो सब चाहते हैं कि भी हमारा वंश आगे से आगे चले, हमारी जाति आगे से आगे लगातार चलती रहे। और इसको चलने वाली प्रक्रिया के लिए वो अपने समान ही दूसरे जीव पैदा करते हैं। तो जीव पैदा करने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है, उसे ही हम प्रजनन कहते हैं। इस प्रजनन के अंदर जो अंग सहायक होते हैं या जो अंग काम में आते हैं या सहयोग करते हैं, उन्हें प्रजनन अंग कहते हैं। और इन सब जो प्रजनन में सहायक अंग है, उन सब को हम मिला करके प्रजनन तंत्र या रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं। मानव प्रजनन तंत्र, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ह्यूमन एक लिंगी प्राणी है। एक लिंगी, जिसका मेल और फीमेल दोनों सेपरेट होते हैं, उन्हें हम एक लिंगी कहते हैं। इनमें अंडे का निषेचन फैलोपियन नली में होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि मानव के अंदर जो निषेचन की, अंडे के निषेचन की प्रक्रिया होती है, वो फैलोपियन ट्यूब के अंदर होती है। और भ्रूण का विकास होता है, वो गर्भाशय में होता है। ये जरायुज होते हैं। जरायुज होने का मतलब है कि ये सीधे शिशु को जन्म देते हैं। मनुष्य में जनन अंग मादा में 12 से 13 वर्ष की आयु में और नर में 15 से 18 वर्ष की आयु में प्राय क्रियाशील होते हैं। और आप जानते हैं कि लड़कियों के लिए यानी फीमेल के लिए 12 से 13 वर्ष की आयु होती है, वो भटकाव की होती है। लड़कों में 15 से 18 वर्ष की आयु होती है, ये भटकाव की होती है। इसका बड़ा कारण होता है हार्मोनल चेंज होते हैं। और उन हार्मोनल चेंज होने की वजह से इनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, वो एक्टिव होना शुरू होते हैं। और जब वो एक्टिव होते हैं तो उनमें भटकाव आना, एक दूसरे के प्रति अट्रैक्ट होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया बन जाता है। मनुष्य में नर और मादा प्रजनन अंग पूर्णतः अलग अलग होते हैं। मनुष्य का नरजन तंत्र निम्नलिखित अंगों का बना होता है, जिसमें वृषण और वृषण कोश, अधिवृषण, शुक्रवाहिका, शुक्राशय, मूत्रमार्ग, पेनिस या शिश्न और ग्रंथियां। ये 6 इसके भाग और अन्य जो ग्रंथि है, इनसे मिलकर के मनुष्य का नर जनन तंत्र बनता है। अब हम एक एक के बारे में विस्तार रूप से हम देखेंगे डायग्राम की सहायता से। पहला सबसे महत्वपूर्ण, टेस्टिस या एंड स्क्रोटल सैक। वृषण नर में पाए जाने वाला प्राथमिक जनन अंग है। याद रखिएगा, वृषण है वो कौन सा अंग है? प्राथमिक जनन अंग है। नर में पाए जाने वाला प्राथमिक जनन अंग कौन सा है? ऐसा प्रश्न पूछे गए हैं, परीक्षाओं में ध्यान रखेंगे। मनुष्य में एक जोड़ी वृषण पाए जाते हैं, जो दोनों पैरों के मध्य शिश्न के दोनों ओर लटके हुए होते हैं। प्रत्येक वृषण लगभग 4 सेंटीमीटर मोटा, 2.5 सेंटीमीटर लंबा और लगभग 10 से 15 ग्राम भार वाली संरचना होती है। वृषण पर 2 आवरण पाए जाते हैं, जिन्हें टेस्टिकुलर कैप्सूल कहते हैं। प्रत्येक वृषण 250 से 300 लोब्यूल्स, इस प्रकार से आप ये देख रहे हैं यहाँ पर, इस प्रकार 250 से 300 लोब्यूल्स में ये विभक्त रहता है। वृषण की कोशिकाओं द्वारा नरयुग्मक अर्थात शुक्राणुओं का निर्माण होता है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनकी सेल्स के द्वारा ही शुक्राणुओं का निर्माण होता है। तो शुक्राणु का निर्माण कहाँ हुआ? वृषण में हुआ। किनके द्वारा हुआ? वृषण कोशिकाओं के द्वारा हुआ। अब देखिए होता क्या है
कि शुक्राणु के उत्पादन के लिए या इनके प्रोड्यूशन के लिए बॉडी के टेम्परेचर से 1 से 3 डिग्री टेम्परेचर कम की आवश्यकता होती है। अगर ये टेस्टिस बॉडी के अंदर रहें तो शुक्राणु का निर्माण नहीं हो सकता। टेस्टिस बॉडी से बाहर होते हैं क्योंकि उनका तापमान शरीर के तापमान से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस जो है कम होता है, जिससे शुक्राणु का प्रोडक्शन हो सकता है। दोनों वृषणों में पतली कुंडलित नलिका होती है जिन्हें शुक्रजनक नलिकाएं कहते हैं। दोनों टेस्टिस होती है, उनमें पतली पतली नलिकाएं होती हैं, उन्हें हम शुक्रजनक नलिका कहते हैं। इन नलिकाओं में ही शुक्राणुओं का निर्माण होता है। तो किन में हुआ? शुक्रजनक नलिकाओं में शुक्राणुओं का निर्माण हुआ। शुक्राणुजनक नलिकाओं में 2 प्रकार की कोशिका, ये शुक्राणुजनक कोशिकाएं, इसमें 2 प्रकार कोशिका पाई जाती है नलिकाओं में। एक होती है नरजर्म कोशिका, ये क्या करती है? अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण करती है। कौन सी कोशिका करती है? नरजर्म कोशिकाएं, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा। दूसरी होती है सर्टोली कोशिकाएं। इसके बारे में बहुत प्रश्न पूछे गए, बहुत परीक्षाओं में पूछा गया, सर्टोली कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? एक क्वेश्चन ये बनता है। दूसरा क्वेश्चन बनता है शुक्राणुओं को पोषण कौन सी कोशिकाएं प्रदान करती है? तो वो है सर्टोली कोशिकाएं, जो कि शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने और उनके विकास में सहायता प्रदान करने का काम करती है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, जिस त्वचा की थैली में वृषण लटके रहते हैं उसे वृषण कोष कहते हैं। शुक्रजनक नलिकाओं के बीच में, अब देखिए ये शुक्रजनक नलिका है, इनके बीच में इंटरस्टियल या जिन्हें अंतराली कोशिकाएं कहते हैं, इनके ग्रुप पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं? नर जनन हार्मोन, नर जनन हार्मोन कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन का स्राव करते हैं। ये टेस्टोस्टेरोन जो है हार्मोन है, गौण लैंगिक लक्षणों के विकास में नियंत्रण में सहायता करता है। जैसे लड़के के दाढ़ी मूंछ का आना, आवाज का भारी होना, ऐसे गौण लैंगिक लक्षणों का नियंत्रण करने का काम करता है टेस्टोस्टेरोन। सभी शुक्रजनक नलिकाएं आपस में मिलकर के और वास एफरेंसिया या शुक्र वाहिका, अब ये शुक्रजनक नलिकाएं हैं, ये मिल जाएंगी और मिलकर के बना लेगी वास एफरेंसिया। ये वास एफरेंसिया मिलकर के जो है अधिवृषण वाहिनी बनाती है। और वृषण में जो शुक्रजनक नलिकाओं के द्वारा जो शुक्राणु कोशिकाओं की उत्पत्ति होती है, उन शुक्राणुओं को ये वास एफरेंसिया है जो है अधिवृषण में ले जाती है। तो वृषण का मुख्य कार्य देखिए आप क्या हुआ? शुक्राणुओं का निर्माण करना हुआ, एक नंबर बड़ा सबसे बड़ा काम। और दूसरा हुआ नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन की उत्पत्ति। तो आप देखिए शुक्राणुओं का निर्माण किसने किया? नरजर्म कोशिकाओं ने। और नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का स्रावन किसने किया? अंतराली कोशिकाओं ने। तो इन दोनों को बातों को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अगला दूसरा है अपना अधिवृषण एपिडेर्मिस। ये एक 6 मीटर लंबी कुंडलित नलिका होती है। देखिए ये एपिडेर्मिस आप देखेंगे बहुत कुंडलित होती है और इसकी लंबाई लगभग 6 मीटर होती है। इसका एक छोर वृषण से जुड़ा रहता है, यानी ऊपर के भाग से, दूसरा छोरा अधिवृषण से इससे जुड़ा रहता है, जो आगे बढ़कर शुक्रवाहिका में पहुंचे। तो देखिए वृषण से ये शुक्रवाहिका तक जुड़ा रहता है। अधिवृषण शुक्राणुओं को, देखिए अधिवृषण क्या करता है? अधिवृषण शुक्राणुओं के प्रमुख संग्रह स्थान का कार्य करता है। ये अधिवृषण में क्या होता है? एपिडेर्मिस में इस जो शुक्राणु हैं उनका स्टोर होता है और अधिवृषण में ही ये शुक्राणु है वो मैच्योर होते हैं। तो 2 बड़े काम हो गए, एक तो हो गया इनका स्टोरेज, दूसरा उनका इनका मैच्योरेशन, और यहीं पर ये एक्टिव भी होने लग जाते हैं। शुक्राणु हैं ये एक्टिव हो जाते हैं। ये एपिडेर्मिस की आपको स्ट्रक्चर दिखाई गई है, जिसमें ये कुंडलित संरचना है, ये लगभग 6 मीटर लंबी होती है। शुक्रवाहिनियां, वास्ट डिफरेंस। शुक्रवाहिनियां क्या करती हैं? शुक्राणुओं को अधिवृषण से शुक्राशय में, अब देखिए अधिवृषण में तक आ गए, अब अधिवृषण से शुक्राणु कहाँ आ गए? शुक्राशय तक पहुंच गए साहब। अब चौथा अपना आता है शुक्राशय। ये प्रोस्टेट ग्रंथि के ऊपर स्थित होते हैं। शुक्राशय कहाँ होता है? प्रोस्टेट ग्रंथि के ऊपर। इनकी दीवारों पर एक चिपचिपा द्रव निकलता है, वो शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने का काम भी करता है। तो देखिए उधर हमने देखा था अधिवृषण के अंदर, वृषण के अंदर, कि शुक्राणु को पोषण कौन सी कोशिका देती है? सर्टोली कोशिका है। शुक्राशय द्वारा स्त्रावित द्रव से ही जो सीमन होता है, वीर्य होता है, इसका अधिकांश भाग बनता है। दोनों ओर के शुक्राशय आपस में मिलकर एक संयुक्त नली बनाते हैं, जिसे स्खलन वाहिनी या इजेक्ट डक्ट कहते हैं।
ये प्रोस्टेट ग्रंथि से होते हुए मूत्र मार्ग में खुलती है और शुक्राशय से शुक्राणुओं को मूत्र मार्ग में पहुंचा देती है। तो ये क्या करती है, मूत्र मार्ग तक पहुंचाने का काम करती है। आगे मूत्र मार्ग के अंदर पहुंच गया शुक्राणु। अब बात करते हैं हम मूत्र मार्ग की। ये एक पेशीय नलिका है जो मूत्राशय से मूत्र को बाहर निकालने का काम करती है। ये क्या करती है, मूत्राशय से मूत्र को बाहर निकालने का। यह शिश्न के शीर्ष पर खुलता है। कौन, मूत्र मार्ग। रास्ते में इसमें शुक्राशय के स्खलन नलिका आकर मिलती है, इसलिए यह मूत्र त्यागने के अलावा मैथुन के समय सीमन के स्खलन का कार्य भी करती है। तो देखिए, मूत्र त्यागना और सीमन स्खलन दोनों के लिए एक ही होती है, क्योंकि रास्ते में शुक्राशय से जो है नलिका इसमें आकर के मिल जाती है। छठा पॉइंट, पेनिस। ये नर का बाह्यजननांग विशेष प्रकार के स्पंजी ऊतकों का बना होता है। इसके ऊपरी भाग पर ग्लैंड पेनिस कहलाता है। अत्यधिक संवेदनशील, उद्दीपित होकर के संभोग की इच्छा व्यक्त करता है। ये सीमन को मादा के जननांगों तक में पहुंचाने का कार्य करता है। तो ये हमने 6 नर जनन अंग के भाग देखे। इसके अलावा इसके अंदर प्रोस्टेट, काउपर्स, पेरिनीलियल और रेक्टल ग्रंथियां पाई जाती है। इनका बहुत बड़ा योगदान इसके अंदर होता है। यहाँ आपको हमने एसेसरीज ग्लैंड्स के बारे में दिखाया, आप देखेंगे यहाँ पर। तो ये वाली जो ग्लैंड है यहाँ पर आप देखेंगे, ये है प्रोस्टेट ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्लैंड है। और ए पेयर ऑफ सेमी वेसिकल्स, ये शुक्राशय के आपको देखे हमने बताया कि उसके ऊपर स्थित होती है। और ये जो मटर के दाने के आकार की ये जो है, ये काउपर ग्लैंड्स है। और नीचे की साइड में इसमें मलाशय के पास में होती है रेक्टल और पेरिनियल ग्रंथि। मूत्र मार्ग में जहां पर स्खलन नलिका खुलती है, अब मूत्र मार्ग में कौन सी खुलेगी, स्खलन नलिका। वहां मूत्र मार्ग के चारों ओर एक ग्रंथि पाई जाती है जिसे प्रोस्टेट ग्रंथि कहते हैं। देखिए, ये वाली जो ग्रंथि पाई जाती है इसे हम कहते हैं प्रोस्टेट ग्रंथि। जो अधिक उम्र हो जाती है उसके बाद में कई लोगों के प्रोस्टेट की समस्या हो जाती है, तो इस ग्रंथि का ऑपरेशन किया जाता है। इससे एक द्रव स्राव होता है जो कि सीमन का 15 से 30% भाग बनाता है। ये शुक्राणु को तैराने का माध्यम देता है और ये इनकी एक विशेष विशेषता होती है। प्रोस्टेट ग्रंथि के नीचे मूत्र मार्ग के दोनों तरफ मटर के दाने के आकार की ग्रंथि मिलती है। ये जो हमने यहाँ पर देखी मटर के दाने के आकार की, जिन्हें हम काउपर्स ग्रंथि कहते हैं, एक क्षारीय द्रव का स्रावन करती है जो मूत्र मार्ग को जीवाणु विहीन बनाती है कि किसी प्रकार का कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन न हो। मलाशय के निकट ही एक गहरे पेरिनियल और दूसरी रेक्टल ग्रंथि पाई जाती है जो एक विशेष प्रकार की गंध जो है उत्पन्न करती है। सीमन, सीमन में शुक्राशय द्रव, प्रोस्टेट, काउपर्स ग्लैंड्स को सम्मिलित रूप से सीमन कहते हैं। मनुष्य के एक स्खलन में लगभग 2.5 से 3.5 ml के अंदर 20 से 30 करोड़ 20 से 40 करोड़ के लगभग सीमन में शुक्राणु पाए जाते हैं और उनमें से एक शुक्राणु ही निषेचन में पर्याप्त होता है। ये इसके अंदर एसेसरी डक्ट्स है जिसमें आप यहाँ देखेंगे ये पेनिस के, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है। ये हमने देखी थी आपके उसके नीचे की वाली ग्लैंड्स, ये शुक्राशय। और यहाँ से ये वास्ट डिफरेंस के द्वारा से इसमें से जो टेस्टिस होती है, टेस्टिस से जहाँ पर शुक्राणुओं का निर्माण होता है, यहाँ से शुक्राणु होते हुए इस वास्ट डिफरेंस के द्वारा से शुक्राशय में पहुंचते हैं और शुक्राशय से प्रोस्टेट ग्रंथि से यहाँ से हार्मोन सिक्रेशन होते हैं जिससे कि सीमन की मात्रा बढ़ती है। और यहाँ पर एक काउपर ग्लैंड्स होती है जो इसको बैक्टीरिया रहित बनाती है और यहाँ से मूत्र मार्ग से होकर ही सीमन का निष्कासन होता है। इस प्रकार से इन एसेसरी डक्ट्स और पूरा हमारा नर जनन तंत्र या ह्यूमन जो है आपके पास में रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनता है, जिसको हमने विस्तार रूप से आपके सामने देखा। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं कि शुक्राणुओं का निर्माण होता है कहाँ होता है, वृषण में, अंडाशय में, अग्नाशय में, यकृत में। हमने देखा शुक्राणुओं का निर्माण होता है वृषण में। नर में गौण लैंगिक लक्षण उत्पन्न करने वाला हार्मोन कौन सा है, तो वो है हमारा टेस्टोस्टेरोन। परिवार नियोजन हेतु पुरुषों में प्रयोग किए जाने वाली विधि वो कौन सी होती है, जैसे ऑपरेशन करते हैं पुरुषों का, उसको हम बोलते हैं वैसेक्टोमी। केवल नर में पाई जाने वाली ग्रंथि पेरिनीलियल काउपर ये फीमेल में पाई जाती है, परंतु प्रोस्टेट ग्रंथि है वो ओनली नर में पाई जाती है। मनुष्य में शुक्र जनन कितने वर्ष की आयु में
प्रारंभ हो जाता है। तो हमने देखा था पहले कि 15 से 18 वर्ष की आयु में मनुष्य के अंदर नर जननांग है वो सक्रिय हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने ये पूरा आपको ह्यूमन का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बताया, जिसके विभिन्न भागों को आपको विस्तार रूप से बताया। कहते हैं, किसी ने कहा है, जो खो गया उसके लिए रोया नहीं करते, जो पा लिया उसे खोया नहीं करते, उनके सितारे हैं चमकते, जो मजबूरियों का रोना रोया नहीं करते। दोस्तों, कोई संसाधनों के अभाव को लिए रोता है, कोई समय के लिए रोता है, कोई अच्छी शिक्षा नहीं मिलने के लिए, अच्छा स्कूल नहीं मिलने के लिए। लोग अनेक मजबूरियां अपनी बताते हैं, परंतु सच तो यह है कि जो मजबूरियों का रोना नहीं रोता वही आज की जिंदगी में सफल होता है, अपनी मंजिल को और मुकाम को पाता है। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा वीडियो जरूर पसंद आया होगा। आप इसे प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।